बच्चे, पाठक केमिस्ट्री कॉलेज में तुम्हारा स्वागत है। इससे पीछे वाले क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और आइसोमेरिज्म में हमने तुम्हें आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन बताया था। द phenomenon ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स possessing द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट properties is known as isomerism. Such compounds are called as isomers. फिर हमने तुम्हें आइसोमेरिज्म के टाइप्स बताए थे। ये दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का हमने तुम्हें डिफिनीशन बताया था। Compounds having the same molecular formula but different structures are classified as structural isomers and the phenomenon is known as structural isomerism. Stereoisomerism का हमने तुम्हें definition बताया था। The compounds that have the same constitution and sequence of covalent bonds but differ in relative position of their atoms or groups in space are called stereoisomers, and such type of isomerism is called stereoisomerism. अब तुम इसको बढ़िया से देख लो पास से। दिस इज stereoisomerism. The compounds that have the same constitution and sequence of covalent bonds but differ in relative position of their atoms or groups in space are called stereoisomers, and such type of isomerism is called stereoisomerism. Isomerism, the phenomenon of two or more compounds possessing the same molecular formula but different properties is known as isomerism. Such compounds are called as isomers. Compound structural isomerism. Compounds having the same molecular formula but different structures are classified as structural isomers, and the phenomenon is known as structural isomerism. आइसोमेरिज्म के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो हमने तुम्हें बताया। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल, सेकेंड वन इज स्टीरियो। स्टीरियो के दो पार्ट्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल के फोर पार्ट्स हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म। अब हम वन बाय वन तुम्हें डिस्कस करके बताते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है तो क्या है, और आइसोमेरिज्म के बारे में मैं बता चुका हूँ, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो भी बता चुका हूँ। पर ये देखो कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात मैं कर रहा हूँ। आइसोमेरिज्म है तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से हमें दो कंपाउंड्स मिलते हैं। एक है अल्कोहल और दूसरा है डाइमिथाइल ईथर। क्या हुआ? कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। इसको अगर हम केमिकली टेस्ट करेंगे तो ऑक्सीजन का परसेंटेज, हाइड्रोजन कार्बन का परसेंटेज दोनों में एक जैसा मिलेगा, पर दोनों कंपाउंड इंटायरली डिफरेंट हैं। इसीलिए ये दोनों आइसोमर्स हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है। तो ये आइसोमेरिज्म है, पर कि आइसोमर्स हैं। और आइसोमर्स हैं तो कौन से आइसोमर्स हैं? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, क्योंकि दोनों का फार्मूला जो बनता है स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही डिफरेंट बनता है, इंटायरली डिफरेंट फॉर्मूला बनता नहीं है। ये स्ट्रक्चर्स इनको मिले हुए हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर का कंपाउंड बनाते हैं। इस वजह से हम इनका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला एस्टेब्लिश कर चुके हैं। और जब स्ट्रक्चरल फार्मूला हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं तो इन दोनों कंपाउंड्स की जब प्रॉपर्टीज देखी जाती है तो इंटायरली
डिफरेंट है, इसीलिए ये दोनों आइसोमर्स हैं। हमने कह दिया, बोर्ड पे लिख दिया इसलिए ये अलग हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये एज कंपाउंड मिले, हमने उसका प्रैक्टिकली टेस्ट करके, स्टडी करके उनके प्रॉपर्टीज को जाना और उसको फिर हमने ऐसे लिखा। ऐसे लिखने के बाद हमने ये समझा कि हमारे पास इतने सारे कंपाउंड्स आएंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक होगा पर उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, इसीलिए हम उनको आइसोमर्स बोलते हैं और आइसोमेरिज्म को अलग से पढ़ाया जाता है, समझा जाता है। तो तुमने देखा कि स्ट्रक्चर के वजह से एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला दो कंपाउंड को दिखाता है। यहाँ पे एक पेंटेन है, अब पेंटेन के तीन स्ट्रक्चर्स हमारे सामने हैं। दिस इज नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल चेन पेंटेन, दिस इज आइसोचेन पेंटेन, दिस इज नियोचेन पेंटेन। एक ही पेंटेन है पर तीन मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे सामने है, तीनों की प्रॉपर्टी अलग है। दैट्स व्हाई दे आर आइसोमर्स, दे आर आइसोमर्स, क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टी अलग है। तो ये आइसोमर्स हो गए, आइसोमेरिज्म हो गया। अब हम स्ट्रक्चरल की बात कर रहे थे, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक, स्ट्रक्चरल फार्मूला दो, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक, स्ट्रक्चरल फार्मूला थ्री। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनमें जो आइसोमेरिज्म है, ये इनका स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ये अलग अलग कंपाउंड है। इसीलिए हम ऐसे आइसोमर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। इनको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमने रखा, इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी वो हमने जाना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है वो हमने तुम्हें बताया, उसका डिफिनीशन क्या कहता है, कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो इसके सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दैट्स व्हाई दीज आर structural isomers, but different structures are classified as structural isomers। तो तुम्हें structural isomers हमने बता दिया। अब structural isomers कितने टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के। कौन कौन से, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर पहला आइसोमेरिज्म जो है दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। अब चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, तब चेन के बारे में मैं दोबारा से तो नहीं बताऊंगा, पीछे काफी बता चुका हूं कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड रूट होगा दैट इज चेन, दैट इज पेरेंटल कंपाउंड। तो अब यहाँ पे चेन की बात हम कर रहे हैं, तो देखो C5H12 ये क्या है, ये चेन कंपाउंड है, चेन कंपाउंड है। और इसका लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, तो ये वाला, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, पांचों स्ट्रेट में है, तो दिस इज नॉर्मल चेन। तो ये चेन कंपाउंड हुआ। अब यहाँ पे कार्बन 5 ही है, हाइड्रोजन 12 ही है, पर यहाँ स्ट्रक्चर बदल गया, चेन से थोड़ा डिफर हो गया। इसमें एक कार्बन मैक्सिमम 2 कार्बन से गिरा हुआ था, यहाँ पे एक कार्बन 1 2 3 3 कार्बन से गिर गए, तो इसको हम आइसो चेन बोलते हैं। अब चेन का साइज छोटा हो गया, 1 2 3 4, चेन का साइज छोटा हो गया। एक कार्बन 3 कार्बन से घिर गया, तो हम इसको आइसो चेन बोलते हैं। चेन तो है बट दैट इज आइसो चेन। यहाँ पे एक कार्बन 4 कार्बन से घिर गया,
तो दिस इज कॉल्ड नियो। एक कार्बन जब 4 कार्बन से घिरेगा तो उसको हम नियो कार्बन बोलेंगे। तो ये नियो कार्बन है, इसलिए हम इसको नियो पेंटेन बोलेंगे, इसको हम आइसोपेंटेन बोलेंगे, इसको हम नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे। अब चेन ये लॉन्गेस्ट है, दिस इज लॉन्गर, दिस इज लेस लॉन्गर। अब इसमें देखो 1 2 3 1 2 3, इसमें जो चेन की लेंथ है वो क्या है, 3 कार्बन का लेंथ है। इसमें लॉन्गेस्ट 4 कार्बन का लेंथ है, इसमें लॉन्गेस्ट 5 कार्बन का चेन है। तो अब चेन देख रहे हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर चेन एक नॉर्मल है, एक आइसो है, एक नियो है। तो इस तरह जब चेन की वजह से स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस होगा तो उसको हम चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, क्योंकि इसमें चेन की वजह से 3 कंपाउंड्स हमें मिल रहे हैं, नॉर्मल वाला, आइसो वाला और नियो वाला। तीनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होगा उसको हम चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म। अब इसका तुम दूसरा ले लो, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब दूसरा इसका आता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब सेकेंड वन इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का अब तुम ऐसे समझ लो कि हमने यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दिया, अब ये हमारा पेंटेनॉल बन गया, पेंटेनॉल, क्योंकि जब CH3OH होता है, OH जब CH3OH होता है तो तुम मिथेनॉल बोलते हो, मिथेनॉल, क्योंकि OH इज ऑल, इसका क्या है सफिक्स, ऑल। मीथेन जुड़ गया, मिथेनॉल हो गया। C2H5OH इथेनॉल, C3H7OH प्रोपेनॉल, C4H9OH ब्यूटेनॉल। तो ये 5 वाला है, तो दिस इज पेंटेनॉल, ये पेंटेनॉल हो गया, क्योंकि ऑल हमारा क्या होता है, इसका सफिक्स होता है, और इसमें 5 वर्ड रूट वाला कार्बन है, इसलिए ये पेंटेनॉल बन गया। अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि पेंटेनॉल कैसे बना। अब तुम फर्दर आगे चलो, और क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म को अब तुम ऐसे समझो कि इसका एक हाइड्रोजन O से जुड़ गया, ये OH बन गया, दिस इज पेंटेनॉल, दिस इज नॉर्मल पेंटेनॉल, इसको हम N पेंटेनॉल बोलेंगे, N पेंटेनॉल, क्योंकि अल्कोहलिक ग्रुप टर्मिनल पॉइंट पे है। अब दूसरा कार्बन ले लो, अब दूसरा ले लो C C C C C,
अब यहाँ पे देखो, ये इसको हम नॉर्मल बोलें या 1 पेंटेनॉल बोलें, यहाँ पे 1 लगा देंगे या सीधे पेंटेनॉल लिखेंगे, उसका तीनों का मीनिंग एक है। हम नॉर्मल पेंटेनॉल बोलें या n पेंटेनॉल बोलें या 1 पेंटेनॉल बोलें या सीधे पेंटेनॉल बोलें, उसका मीनिंग यही जाएगा कि इसमें टर्मिनल पॉइंट पे OH ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। इसमें क्या हुआ, इसमें फर्स्ट सेकंड कार्बन पे आ गया। अब तुम नेमिंग भी ध्यान में रखते रहो कि जो लिस्ट नंबर होगा उधर से हम कार्बन का नंबरिंग करेंगे, तो लिस्ट नंबर इस ग्रुप का इधर से आता है, इस कार्बन का लिस्ट नंबर इधर से आता है। ये बीच का कार्बन है पर इसका लिस्ट नंबर इधर से आता है, इधर से इसका 4th पोजीशन है, जिसको हम 4 पेंटेनॉल नहीं बोलेंगे। साथ साथ ये भी ध्यान देते जाना जो हमने पीछे तुम्हें नोमेनक्लेचर में बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पेंटेनॉल, ये हो जाएगा 2 पेंटेनॉल, क्योंकि इसमें दूसरे कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ गया। इसमें देखो, इधर से काउंट करोगे तब भी ये 3rd कार्बन है, इधर से काउंट करोगे तब भी ये 3rd कार्बन है। तो दिस इज 3 पेंटेनॉल, दिस इज 1 पेंटेनॉल, दिस इज 2 पेंटेनॉल, दिस इज 3 पेंटेनॉल। अब एक ही अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप एक ही है, OH एक ही है, डबल नहीं है, इसमें सिंगल है, लेकिन पोजीशन बदल गया। इसमें नॉर्मल पोजीशन में है, इसलिए हम इसको नॉर्मल या 1 पेंटेनॉल बोलेंगे। इसमें दूसरे कार्बन पे है, इसलिए हम इसको 2nd पेंटेनॉल बोलेंगे। इसमें तीसरे कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप आ गया, इसको इसलिए हम 3 पेंटेनॉल बोलेंगे। अब क्या हुआ, पोजीशन बदल गया, किसका, अल्कोहलिक ग्रुप का, किसका, अल्कोहलिक ग्रुप का। इसीलिए ये जो आइसोमर्स हुए, 3 आइसोमर्स हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर तीनों ही केस में पोजीशन अल्कोहलिक ग्रुप के बदल गए, इससे इनकी प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी अलग हो गई, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। पर ये आइसोमर्स किसके वजह से हुआ, तो ड्यू टू पोजीशन ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप, इसीलिए हम इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ये जो घटना हुई ये क्या हुई, पोजीशन आइसोमेरिज्म की हुई। ये पोजीशन आइसोमेरिज्म था। अब 3rd वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब यहां पे देखो, दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्या है ये, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। C212 H6 काउंट करो, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, और ये 6 हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन, 1 2 कार्बन, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। पर यहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, O, इसको हम ईथर ग्रुप बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड ईथर फंक्शनल ग्रुप, ईथर ग्रुप, इसको हम ईथर ग्रुप बोलते हैं। और दिस इज OH, इसको हम एल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं, एल्कोहलिक ग्रुप। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, पर यहाँ पे ईथर ग्रुप है, इसीलिए इसको हम डाईमिथाइल ईथर बोलेंगे। यहाँ पे ये इथेन है, 2 कार्बन वाला है, इसीलिए हम इसको इथेनॉल बोलेंगे या इथाइल अल्कोहल बोलेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, पर फंक्शनल ग्रुप दोनों ही कंपाउंड में अलग अलग हैं। इसीलिए इस तरह का जो आइसोमेरिज्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इस तरह का जब भी तुम्हें आइसोमेरिज्म मिलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
और ये आइसोमर्स हुए, दीज आर आइसोमर्स। पर इनमें जो आइसोमेरिज्म है किसके वजह से है? फंक्शनल ग्रुप के वजह से, इसीलिए हम इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब इसका देखो, अब ये तुम्हें समझ में आ गया होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब हम चलो इसको रहने दो, C4H10O ले लेते हैं। अब इसको लिखो ऐसे, CH3O C3H7, और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो C2H5O C2H5। अब इसमें देख लो, एक 3 कार्बन 1 कार्बन 4 कार्बन C4, 2 कार्बन 2 कार्बन C4, H5 10 H10, H3H7 H10, 1O 1O 1O। इस दोनों में क्या है कि दोनों में बीच में ईथर ग्रुप ही है, अभी हमने तुम्हें दिखाया ईथर ग्रुप। पर इसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, दूसरे तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, इसमें दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बदला तो कौन बदला? तो ये जो एल्काइलिक ग्रुप था वो बदला, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम रहा। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मींस नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। पर ये जो अल्काइलिक ग्रुप अपना नंबर बदलेगा, उसको क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। इसको बोलेंगे मेटामेरिज्म। और ये कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को बदल देता है, इसीलिए ये भी एक आइसोमेरिज्म है। और इस तरह के आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। मैं समझता हूं तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि ये मेटामेरिज्म क्या होता है। अब हम आते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर। अभी हमने नियोपेंटेन लिखा C, यहां पे मिथाइल ग्रुप था, यहां मिथाइल ग्रुप था, यहां मिथाइल ग्रुप था, यहां मिथाइल ग्रुप था। लेकिन अब तुम देख लो कि अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे कार्बन आ गया, ये कार्बन यू मिथाइल ग्रुप है, यू मिथाइल ग्रुप है, यू मिथाइल ग्रुप है, यू मिथाइल ग्रुप है। अब देख लो, ये एक तरफ हुआ, लेकिन डायगोनली अगर सपोज कर लो कि अब दो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है और दो इथाइल ग्रुप है, यहां तो चारों एक जैसा है, इसीलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन यहां पे इथाइल ग्रुप आ जाए, C2H5 इज इथाइल ग्रुप, C2H5 आ जाए, यहां पे C2H5 आ जाए,
और ये वाला एक ऐसा कंपाउंड मिले तुम्हें कि सी ये है, एक इथाइल ग्रुप यहाँ है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, एक इथाइल ग्रुप यहाँ पे है C2H5, इसके बीच के उसको हटा दो, नहीं तो ये बॉन्ड शो करेगा। ये हमने तुम्हें दिखाने के लिए बताया था। और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाए। अब इसमें फर्क समझ लो। ये कंपाउंड्स भी क्या होंगे, अगर ये जुड़ जाएं तो एक हाइड्रोजन यहाँ कम हो जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन इसका कम हो जाएगा, कंपाउंड तब भी बनेगा। पर तुम अलग तरीके से इसको समझो कि ये पोजीशन है, इसमें दो मिथाइल ग्रुप साथ साथ हैं, एक तरफ है, दो इथाइल ग्रुप एक तरफ है, तो दिस विल बी सिस। इसमें इथाइल ग्रुप की दूरी बढ़ गई, मिथाइल ग्रुप की दूरी बढ़ गई, तो दिस इज ट्रांस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहा, एक ही कार्बन से अगर कार्बन काउंट करोगे, हाइड्रोजन काउंट करोगे, सब कुछ सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उसके जैसे नहीं बदला। उसमें क्या था कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वैरी कर देता था। इसमें एक हाइड्रोजन यहां से कम होगा, ये C2H4 रह जाएगा, ये CH2 रह जाएगा, CH3 नहीं CH2 रह जाएगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा। ये रोटेट नहीं कर पाएगा आपस में, मीन्स डिस्प्लेस नहीं हो पाएगा। इस तरह का कंपाउंड होगा। ये कंपाउंड भी तुम्हें मिलेंगे, पर आगे मिलेंगे। तो ये क्या होता है कि ये ज्योमेट्री बदल गई, कंपाउंड का क्या हुआ, ज्योमेट्री बदल गया। अब ज्योमेट्री बदलने से इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग होंगे। ये ज्योमेट्री बदलने से कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप पास है, इसमें इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप दूर दूर है, तो इनके प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे। इसीलिए क्या होगा कि इसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ये क्या है, आकाशीय रचना। जैसे तुम कभी गाड़ी में स्टीरियो लगाते थे, अब भी लगाते हो, कि कहीं का वेव वो पकड़ ले, तो दैट इज स्टीरियो। स्टीरियो मीन्स आकाश। तो ये आकाशीय संरचना के वजह से इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बदल गई, इसलिए हम इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। कुछ कंपाउंड्स में क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा, स्ट्रक्चर भी वही रहेगा, लेकिन वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को बदलेगा, इसीलिए उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, जो तुम आगे पढ़ोगे। तुम्हारे लेवल में स्ट्रक्चरल वाला था, वो हमने तुम्हें समझा दिया। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है वो तुम्हें हमने बता दिया कि ये पास पास होते हैं स्ट्रक्चर्स। एक तरफ अगर दो सेम कंपाउंड आ जाते हैं तो उसको सिस, अगर वो दूर दूर चले जाएं तो ट्रांस। इसके वजह से, उनके ज्योमेट्री के वजह से उनमें प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। और ये क्या हुआ, स्टीरियोटाइप हुआ कि ज्योमेट्री बदली, प्रॉपर्टी बदल गया, इसीलिए इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलेंगे। स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, लेकिन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट कर देगा, इसीलिए उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो वो तुम्हें आगे बताया जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, वो तुमने जान लिया। मैं समझता हूँ कि आइसोमेरिज्म के बारे में 11th का जो लेवल था वो हमने पूरा बता दिया। अब तुम एग्जाम्पल में जाओ, एक्सरसाइज में जाओ, उसको सॉल्व करो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछो, इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। और तुम पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो। थैंक्स।